बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट पंजाब पुलिस 2017 आज उसका प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, द 8th ब्रिक्स समिट मीटिंग वाज हेल्ड इन इंडिया ऑन। इंडिया में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था वो कब मुनक़िद हुआ था? तो वो 15 से 16 अक्टूबर 2016 में इंडिया में ये मुनक़िद हुआ था। तो ये सवाल पूछा हुआ था। ब्रिक्स के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस चीज़ का एक्रोनिम है, ये मुखफ़्फ़ किस चीज़ का है। सो ब्रिक्स हमारे पास है ब्राज़ील, बी स्टैंड्स फॉर द ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, and I stands for India, C for China, and S for South Africa। तो ब्रिक्स के एक्रोनिम के हवाले से भी कमीशन में यह सवाल पूछा जा सकता है, ये किस चीज का एक्रोनिम है। तो ब्रिक्स इज बेसिकली द एक्रोनिम ऑफ B stands for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। एक और सवाल पूछा जा सकता है ब्रिक्स के हवाले से कि ये कब एस्टेब्लिश की जाती है। तो याद रखिएगा ये 16 जून, और उसका ईयर भी पूछा था। 16 जून कौन सा ईयर होता है? 2009 में, 2009 में ये एस्टेब्लिश की जाती है। तो ब्रिक्स के हवाले से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसका एक्रोनिम क्या है, ये किस चीज़ का मुखफ़्फ़फ़ है और ये कब एस्टेब्लिश की जाती है। तो उस हवाले से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं ब्रिक्स के हवाले से। और इसके द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एनुअल समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO वाज हेल्ड ड्यूरिंग जून 2017 एट द लोकेशन। कहाँ पे वो मुनक़िद हुई थी? तो अस्ताना काज़ाकिस्तान में ये मुनक़िद होती है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि SCO के हवाले से, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, और फिर यह सवाल पूछा जा सकता है कि SCO कब एस्टेब्लिश होती है। तो याद रखिएगा ये 15 जून 2001 को ये एस्टैब्लिश्ड होती है। और फिर यह सवाल भी पूछा जा सकता है कमीशन के हवाले से, इसके मेंबर स्टेट्स की तादाद कितनी है। तो वो 10 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। इसके मेंबर स्टेट्स की तादाद कितनी है? वो 10 हैं। और बेलारूस वो लास्ट कंट्री है जिसने सबसे आखिर में SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको ज्वाइन किया था। तो कमीशन के हवाले से ये भी सवाल इंतहाई अहम है कि इसको कब एस्टेब्लिश किया जाता है। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसके मेंबर स्टेट्स की तादाद कितनी है। वो 10 है। कब एस्टेब्लिश किया जाता है? 15 जून 2001 को एस्टेब्लिश किया जाता है। और लास्ट मेंबर स्टेट कंट्री कौन सा है जिसने ज्वाइन किया था SCO को? वो बेलारूस कंट्री है। तो ये SCO के हवाले से ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू द चाइल्ड चिल्ड्रन। बच्चों के हवाले से कौन सी ऐसी एजेंसी है कि जो बच्चों के हकूक और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करती है। तो वो है यूनिसेफ। याद रखिएगा जी। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ कब एस्टेब्लिश की जाती है। तो ये 11 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1946 को ये एस्टैब्लिश्ड होती है। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ किस चीज का एक्रोनिम है, ये मुखफ़्फ़फ़ किस चीज का है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल चिल्ड्रन emergency fund। So UNICEF stands for and United Nation International Children's आएगा, Children's एमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ कब एस्टेब्लिश होती है। तो ये 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश होती है। तो ये सवाल भी कमीशन के हवाले से बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द निसाब ऑफ ज़कात इज, ज़कात का निसाब क्या है। सोने और चांदी का अलहदा अलहदा जो निसाब होता है वो होता है कि 52.5 तोला।
अगर चांदी की बात हो तो 52.5 आपने याद रखना है, 1/2 मीन 0.5। और अगर सोने के हवाले से बात की जाए बेटा तो वो है 7.5 तोले, 7.5 तोलास अगर गोल्ड या सिल्वर की बात की जाए। और अगर रुपयों के हवाले से बात की जाए वो 2.5 ढाई रुपया बनता है पर सेंट 100 रुपए के हिसाब से। तो ये इस्लामियात के हवाले से, ज़कात के निसाब के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निप्पॉन इज द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ, ये किसकी है? तो ये टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। उसके बाद है कि नेम द प्रिंसली स्टेट अदर देन कश्मीर विच कॉज्ड अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट, जो झगड़े की वजह बनी थी वो कौन सी रियासत थी? इसके अलावा वो थी जूनागढ़, याद रखिएगा जी, जूनागढ़ वो रियासत थी जो डिस्प्यूट का बायस बनी। उसके बाद है कि विच टाइप ऑफ मिल्क इज जनरली लोएस्ट इन फैट्स। फैट्स में कौन सा दूध होता है जो कि कम होता है? वो स्किम्ड मिल्क होता है। मिंटू से उसके ऊपर जो फैट्स की लेयर होती है उसको निथार लिया जाता है, अलहदा कर लिया जाता है, तो वो कौन सा होता है? वो स्किम मिल्क होता है। एक और सवाल अपने हमेशा याद रखना, जब भी साइंस के हवाले से बात पूछी जाए, लैक्टिक, सो लैक्टिक मीन्स द मिल्क, ठीक है। लैक्टोमीटर होता है मिल्क के हवाले से, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मिल्क होता है कि जो फैट्स जिसमें कम होती है, जो ऊपर वाली फैट होती है उसको हटा लिया जाता है, उसके बाद जो दूध बचता है उसे नाम देते हैं स्किम मिल्क, नाम देते हैं निथारने के बाद, ताकि उसमें फैट्स का लेवल कम से कम हो सके। गोमल यूनिवर्सिटी इज इन, गोमल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो वो डेरा इस्माइल खां है। अगर वो ये भी सवाल पूछे कौन से प्रोविंस में है तो वो केपीके में है, खैबर पख्तूनख्वा में है। तो गोमल यूनिवर्सिटी के हवाले से यह सवाल भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टूल यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड इन द डॉक्यूमेंट्स, उसका थेसॉरस का नाम देते हैं। बेसिकली ये सिमिलर वर्ड डिक्शनरी में देखने के लिए एक टेक्निक होती है जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है, उस हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दियामीर भाषा डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन, जो दियामीर भाषा डैम है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है? ये गिलगित बल्तिस्तान में कंस्ट्रक्ट होता है। आल्दो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स भी इकट्ठे किए गए थे, लेकिन ये सवाल पूछा हुआ था कि दियामीर भाषा डैम कौन से प्रोविंस में ओवरऑल, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अर्थ एक्सिस एट द प्रेजेंट इज टाइटल्ड बाई, तो वो कितना है? 23.5 डिग्री है। तो ये सवाल पूछा हुआ था। और एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि अर्थ के हवाले से, वो क्या पूछा जा सकता है कि ओवरऑल अर्थ के अंदर जो हाइड्रोस्फेयर है, द हाइड्रोस्फेयर, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो मीन्स वाटर, सो द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज ऑक्युपाइड बाय द वाटर, उसको नाम देते हैं हाइड्रोस्फेयर का नाम देते हैं। और जमीन के ऊपर तकरीबन 71% पानी मौजूद होता है और 21% जो है वो खुश्की होती है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर मीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से बेटा, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, द पार्ट ऑफ अर्थ ऑक्युपाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका नाम क्या देंगे? बायोस्फेयर नाम देंगे। ठीक है, तो ये भी सवाल साइंस के हवाले से, बेसिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है मीनिंग ऑफ टू बी एट लॉगर्स एंड, इसका मतलब है कि टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, मतलब है कि एक दूसरे के साथ झगड़े में होना, एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट में होना, इत्तफाक ना करना, तो इसे नाम क्या देंगे कि वो एक ईडियम इस्तेमाल होता है, टू बी एट लॉगर हैट्स। तो ये ईडियम इंग्लिश के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। Which PowerPoint feature allows the users to create a simple presentation quickly? एक सादा सी अगर प्रेजेंटेशन देनी हो तो IT के हवाले से MS PowerPoint के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था, तो उसको क्या नाम देंगे? ऑटो कंटेंट विजर्ड नाम देंगे। और ये जो हमारे पास PowerPoint है, PowerPoint एक्सेल, इसे हम नाम देंगे, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, याद रखिएगा बेटा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। मीन से इनको इंस्टॉल करना होता है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है।
उसके बाद ये वो फंक्शन करते हैं जी। उसके बाद है कि हु हैड क्वीन द फ्रेज, ये किसने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो ये एक कोटेशन पूछी गई थी, कोटेशन किसकी थी। Who is called as the father of computer, तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, याद रखिएगा ये हैं चार्ल्स बैबेज साहब। इसी तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, वो ग्रेगर मेंडल साहब को कहते हैं, जिनके दो मशहूर लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि अलील्स किस तरह से सेग्रीगेट होते हैं, अलग होती हैं। एंड सेकंड लाइज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मियासिस के दौरान अलील्स कैसे सेग्रीगेट होती हैं और दोबारा फर्टिलाइजेशन के दौरान किस तरह से मिलती हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये मेंडल साहब ने दिए थे, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अगला सवाल हमारे पास है कि विच बॉडी ऑफ पीपल इज समटाइम्स रेफर्ड एज द फोर्थ स्टेट्स, तो ओवरऑल जो रियासत की बात होती है तो उसमें कहा जाता है द प्रेस, जो सहाफत है, जो किसी भी रियासत का चौथा बुनियादी स्तून हुआ करता है। तो ये भी सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द प्रॉफिट हु इज नोन बाय द टाइटल ऑफ इसराइल, इसराइल के टाइटल के हवाले से वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इस्लामियात के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल है द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो कहाँ पे है, वो ब्रसेल्स के अंदर है। ये सवाल पूछा हुआ था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज लोकेटेड इन, वो कहां पे है, वो बैंकॉक में लोकेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, वो कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, क्रस्ट कहते हैं जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो, बिल्कुल इसे कहते हैं क्रस्ट। तो कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है, वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। और अगर एटमॉस्फेयर के हवाले से बात पूछी जाए, याद रखिएगा जी, एटमॉस्फेयर और या एयर कंपोजिशन के हवाले से सवाल पूछा जाए जी, तो उसमें सबसे ज्यादा कंपोजिशन याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस की है, नाइट्रोजन, और ये 78% मौजूद होती है। साइंस के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और फिर ऑक्सीजन कितने परसेंट मौजूद होती है, ऑक्सीजन वो याद रखिएगा 21% मौजूद होती है। तो जब हवा की कंपोजिशन, एयर कंपोजिशन की बात की जाएगी बाय गैसेस, और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एयर जो है ये कंपाउंड है या मिक्सचर है, तो याद रखिएगा एयर जो है, एयर इज अ मिक्सचर, इट्स नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड वो होता है कि जिसका कोई ना कोई केमिकल सिंबल्स होता है और जिसमें एलिमेंट मिलते हैं विद अ फिक्स्ड रेशो, तो उस वक्त उसका फार्मूला भी होता है कंपाउंड का। बट इन केस ऑफ मिक्सचर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द फार्मूला इज देयर। तो एयर जो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी मौजूद होती है, नाइट्रोजन गैस की होती है, इट्स ऑलमोस्ट 78% ये। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस जो है एयर कंपोजिशन में वो ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद है कि रन ऑफ कच इज सिचुएटेड इन, तो ये साउथ ऑफ थरपारकर में मौजूद है। उसके बाद सिनोनिम ऑफ कंजेक्चर के हवाले से सिनोनिम पूछा हुआ था, इसका मतलब है कि अंदाजा लगाना, इसका मतलब है कि गैस करना। सो द राइट ऑप्शन इज टू गैस, अंदाजा करना, तो ये उसका राइट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है द कास्ट सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट वॉज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाई, ये आर्यन आए थे, इन्होंने सबसे पहले कास्ट सिस्टम मुतारिफ कराया था, जिसे कहते हैं कि जात पात का सिस्टम। तो सबसे पहले आर्यन आए थे, आर्याई लोग आए थे, उन्होंने ये सबसे पहले बरे-सगीर पाक व हिंद में सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। अगला सवाल है कि आयतल कुर्सी इज अ पार्ट ऑफ विच सूरा, आयतल कुर्सी किस सूरत का नाम है, वो अल बकरा में मौजूद है आयतल कुर्सी। और आयतल कुर्सी सिर्फ और सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है, ये भी अक्सर का सवाल पूछा जा सकता है, ये सिर्फ एक आयत पर ही मुश्तमिल है, याद रखिएगा बेटा इस्लामियात के हवाले से। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ नाम, जैसे जीनत कुरान किसे कहा जाता है,
जीनत कुरान या अरूसुल कुरान सूरह रहमान को कहा जाता है, याद रखिएगा जी। और कुरान मजीद का दिल किसे कहा जाता है? कुरान का दिल वो सूरह यासीन को कहा जाता है, याद रखिएगा जी। तो कुरान मजीद का दिल किसे कहते हैं? सूरह यासीन को कहा जाता है। अरूसुल कुरान या जीनत कुरान या कुरान मजीद का हुस्न किस सूरत को कहा जाता है? वो सूरह रहमान को कहा जाता है। बाबुल कुरान किसे कहा जाता है? सूरह फातिहा को कहा जाता है। ये कुरान मजीद का दरवाज़ा है, गोया यहाँ से आगाज़ होता है। उसके बाद है कि सलमा वाज इल विद फीवर, इंग्लिश के हवाले से ये प्रपोजिशन है, इल विद फीवर इस्तेमाल होगा। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो उसमें यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये उसका ओपेक का पार्ट नहीं है। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है उसका पार्ट हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उसका एक्रोनिम भी पूछा जा सकता है, तो वो एक्रोनिम भी मेंशन किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये भी आपको इल्म होना चाहिए कि ये किस चीज़ का एक्रोनिम है, ओपेक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल हादी मेंशन्ड इन द होली कुरान। उसका मतलब है कि गाइड करना, रहनुमाई करना, रहनुमा कहते हैं कि रास्ता दिखाने वाला। तो ये सवाल भी पूछा हुआ था। अगला सवाल है कि आई वॉज एंग्री ऑन द वे दे ट्रीटेड, कि उन्होंने जिस हवाले से ट्रीट किया वो क्या है? एंग्री ऑन होता है। उसके बाद है कि 1 मेट्रिक टन कंटेन्स, कितने किलोग्राम कंटेन होता है? 1000 किलोग्राम कंटेन होता है। और जब भी बात आएगी 1K की, याद रखिए, सो K मीन्स 10 रेज़ पावर 3, इसका मतलब है 1000 ही होगा, याद रखिएगा जी। और ये मैथ के हवाले से ये सवाल पूछा जा सकता है। और डिफरेंट यूनिट्स जो कन्वर्जन हैं उस हवाले से भी पूछा जा सकते हैं सवालात, कि किलोमीटर को मीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में है। और याद रखिएगा कि जब भी बात आती है कि सेंटीमीटर की, चलो मैं आसान करके लिख देता हूँ, सेंटीमीटर, तो बेटा याद रखिएगा कि सेंटी के मानी होते हैं 100, याद रखिएगा जी, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1K किलो का मतलब है 10 रेज़ पावर 3 और 1000, ये दोनों ठीक है बेटा जी। Where do the Indian Ocean and Atlantic Ocean meet, तो वो कहाँ मिलती हैं? वो कैप ऑफ गुड होप, वहाँ पे वो मिलते हैं। उसके बाद है कि देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ब्रेक डाउन, ये फ्रेजल वर्ब के हवाले से सवाल पूछे हुए थे। कंप्लीट ब्रेक डाउन मीन मुकम्मल, जैसे कहते हैं कि नाअमल होना, अमल का ना होना, खत्म हो जाना। कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था किसका? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नॉनदलेस थे, ना होने के बराबर थे इन द कंट्री। सो ये फ्रेजल वर्ब के हवाले से इंग्लिश में ये सवाल पूछा हुआ था, फ्रेजल वर्ब। उसकी सिंपल एग्जांपल, जैसे लुक फॉर होता है बेटा तलाश करना, सिर्फ प्रेपोजिशन चेंज करने से, लुक फॉर तलाश करना, ठीक है। और लुक आफ्टर होता है बेटा देखभाल करना, लुक आफ्टर मीन देखभाल करना। तो ये फ्रेजल वर्ब के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कि अ सेनेटर इज इलेक्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सेनेटर होता है वो कितने सालों के लिए उसका इंतखाब किया जाता है? उसका इंतखाब 6 सालों के लिए किया जाता है। उसके बाद द ब्रिटिश एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब तनसीख होती है? 1911 में तनसीख होती है। और ये होती कब है? तो याद रखिएगा 1905, 1905 में होती है तकसीम बंगाल। और फिर इसको ख़त्म किया जाता है 1911 में, 1911 में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद है कि विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, याद रखिएगा। एप्रिसिएशन इज टू रिवार्ड, जैसे एप्रिसिएशन है वो रिवार्ड इनाम के तौर पे है। एंड द क्राइम इज, क्राइम किस चीज़ के हवाले से? वो पनिशमेंट के हवाले से था। तो ये जो रीजनिंग है उस हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था पेयर की फॉर्म में, कि अगर एप्रिसिएशन कोई तारीफ है, शाबाश है, दाद तहसीन किसके लिए होता है? रिवार्ड के लिए, सिले के लिए। तो क्राइम अगर होता है तो उसके लिए क्या दी जाती है? पनिशमेंट दी जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 17 अगस्त 1988 इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान हिस्ट्री में 17 अगस्त को एक अंदोहनाक वाक़या होता है। वो कौन सा वाक़या होता है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब डाइड हो जाते हैं एयरप्लेन क्रैश के अंदर। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक अंदोहनाक वाक़या होता है
कि जब आमों की पेटी में बम रखे जाते हैं और उस वक्त के जो सदर साहब होते हैं ज़िया-उल हक साहब, उनका इंतकाल हो जाता है, तो उनके हवाले से ये सवाल पूछा गया था कि 17 अगस्त 1988 पाकिस्तान की तारीख़ में किस हवाले से याद रखा जाता है, तो ये ज़िया-उल हक साहब की वफ़ात के हवाले से याद रखा जाता है जी। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो ILO है। उसके बाद है कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड इज, वो कौन सा है, वो ऑस्ट्रिच है बेटा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट। और सबसे ह्यूमिंग बर्ड जो है, स्मॉलेस्ट बर्ड बेटा, ये वो बिगेस्ट और ये बेटा स्मॉलेस्ट। तो ये जीके साइंस के हवाले से ये सवाल भी जनरल नॉलेज के हवाले से पूछा हुआ था कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड इज वो ऑस्ट्रिच है बेटा जी। उसके बाद है कि पीस बी अपॉन हिम नेम्ड एज, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद इन विच सूरा ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद की किस सूरत में बयान किया गया है, वो सूरह सफ में ये बयान किया गया है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द एम्परर शाहजहां, मुगल हुक्मरान शाहजहां साहब ने कौन सी तामीर कराई थी, जो लाहौर में शालीमार गार्डन है उसकी तामीर इन्होंने कराई थी, मुगल बादशाह शाहजहां साहब ने तामीर कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेइंग ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, ये इंग्लिश के हवाले से पूछा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस द स्पेलिंग एरर्स इन द डॉक्यूमेंट बीइंग टाइप्ड, जब टाइप कर रहे होते हैं तो उस वक्त किसी भी वर्ड के नीचे अगर अंडरलाइन आ जाता है, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई स्पेलिंग एरर है, तो वो स्पेलिंग एरर ऑटो करेक्ट से बेटा भी ठीक हो सकता है। तो ये MS वर्ड में ये ऑप्शन होता है, MS वर्ड के स्पेल को करेक्ट करने के लिए ऑटो करेक्ट के जरिए किया जाता है। प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ द काउंसिल, तो याद रखिएगा हर महीने जो प्रेसिडेंसी होती है वो चेंज होती रहती है, हर माह एक नया सदर आता रहता है, तो ये उनका अपना एक SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिसको वो अडॉप्ट करते हैं कि हर माह नया सदर आता है। उसके बाद कि शॉर्ट साइटेडनेस, करीब नजरी से कहते हैं, कैन बी करेक्टेड बाय, तो कनकेव लेंस को इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट साइटेडनेस यानी इसे कहते हैं कि करीब नजरी को कंट्रोल किया जा सकता है, बाय यूजिंग द कनकेव लेंस के इस्तेमाल से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फतेह का मुतरादिफ है, तो याद रखिएगा फतेह का मुतरादिफ है जफर, जिसे कहते हैं फतह व जफर अमूमन इस्तेमाल होता है। तो फतह व जफर का मतलब एक ही है, जफर का मतलब भी कामयाबी होता है और फतेह का मतलब भी कामयाबी होती है। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, कि अल्लाह ताला की मदद हमारे पास है और क्या है, फतेह भी हमारे साथ है। तो फतेह का मुतरादिफ पूछा हुआ था, वो जफर होता है। इसके बाद है कि रईसुल अहरार किस शायर को कहा जाता है, वो मौलाना हसरत मोहानी को कहा जाता है। इसी तरह से उर्दू के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है कि मुसव्विर गम किसे कहा जाता है। मुसव्विर गम याद रखिएगा अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। मुझे और जिंदगी दे के है दास्तां अधूरी, मुझे और जिंदगी दे के है दास्तां अधूरी, मेरी मौत से न होगी मेरे गम की तर्जुमानी, यानी मुझे एक और जिंदगी दे दे ऐ खुदा कि मेरी एक ज़िंदगी से मेरे गमों की तर्जुमानी नहीं होगी, इतने ज़्यादा गम है। तो मुसव्विर गम, गम की तस्वीर कशी करने वाले कौन से शायर हैं, तो वो याद रखिए अल्लामा राशिदुल खैरी साहब हैं। उसके बाद है कि मशहूर किताब, तो उसके बाबरी का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है, तो वो आप बीती से है। आप बीती के हवाले जैसे मुख्तलिफ अदब के अंदर असनाफ बयान की जाती हैं, तो आप बीती से ताल्लुक है। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का महासिल, उनकी नज़्म को कहा जाता है, वो साकी नामा अल्लामा इकबाल की नज़्म को बेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस बेड़ा उठाना मुहावरा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुश्किल काम सर अंजाम देना, तो बेड़ा उठाना इसे कहा जाता है। उसके मतलब है कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है, वो ज़रबुल मिसल था कि नौ मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी, मतलब किसी काम करने के लिए ऐसी शर्त लगा देना कि वो नामुमकिन हो सके। चलो मैं लिख देता हूँ, बात को इसका मफहूम भी पूछा जा सकता है कि किसी काम के मुकम्मल करने के लिए नामुमकिनुल अमल शर्त लगा देना, शर्त नाफिज कर देना, कोई ऐसी शर्त रख देना कि जिसके मुकम्मल करने का
इम्कान भी मौजूद नहीं है तो उससे क्या कहा जाता है कि ना ही नौ मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। यानी किसी काम को मुकम्मल करने के लिए ऐसी शर्त लगा देना जो उसके बस में भी ना हो, तो उस वक्त ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की जाती है। रिसाला तहज़ीबुल इखलाक किसने जारी किया था? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं कि जिन्होंने रिसाला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया था।